हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया ना? बढ़िया ही होंगे, सब मौज में कट रही होगी है ना। चलो बहुत बढ़िया। आज हम लेके आए हैं ब्लड का पार्ट 2। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने प्लाज्मा कवर अप करा था, ठीक, फंक्शन कवर अप करे थे, स्ट्रक्चर कवर अप करी थी, इसके साथ साथ उसके डिसफंक्शंस भी कवर अप करे थे। आज हम लेके आ रहे हैं ब्लड की सेल्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, डिस्टर्बेंसेस अपने भी बंद करिए, हमारे भी बंद हैं ना, कोशिश तो यही करिए फिलहाल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो भाई। क्या? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, जिन्हें और हम क्या बोलते हैं? कार्पस्किल्स। कार्पस्किल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स या कार्पस्किल्स। ठीक, शुरू कर दें। तो लास्ट टर्न पे भी हमने बताया था कि जो पूरे ब्लड की कंपोजिशन है उसमें 55% प्लाज्मा रहता है और 45% क्या रहती हैं? 45% क्या रहती हैं? ब्लड की सेल्स। कौन कौन सी सेल्स हैं? तो बेटा देखो, 3 तरह की सेल्स हैं। एक है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी हैं, लगे हाथ देख लेते हैं फटाफट, बड़ा मज़ा आता है बायोलॉजी में, दूसरे नाम और तीसरे नाम बहुत होते हैं भाई। तो लगे हाथ देख लेते हैं। इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। सही है, बात आ रही सर, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इनके नाम में, क्या रखें? तो याद करो कि डब्ल्यूबीसी में एक सेल होती है लिम्फोसाइट, तो एल फॉर लिम्फोसाइट, एल फॉर ल्यूकोसाइट, वहीं से याद रखना। ठीक है, बचा हुआ जो है वो थ्रोम्बोसाइट है। तो हम एक एक करके सबकी चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं आरबीसी को। आरबीसी है क्या? ठीक है, नाम हमने बता दिया, क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। शेप क्या है? राउंड। शेप क्या है? राउंड। और कभी कभार हमें देखने को मिलती है, कभी कभार क्या, मोस्टली देखने को मिलती है भाई, कभी कभार क्या, मोस्टली वाई कॉन के। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे फ्रॉग में ये हमें देखने को मिलती है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स। कॉन, देखो भैया स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, बाई कॉन्वेक्स है ना। किसमें? एक्सेप्शन क्या है? फ्रॉग में देखने को मिलती है बाई कॉन्वेक्स। सही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बात आती है? कभी कभार क्या होता है, आरबीसी अटैच हो जाती हैं इन रोज। आरबीसी अटैच हो जाती हैं इन रोज। वी कैन से दैट इज होटल पे गए होगे ना, तो बहुत सारी थालियां एक के ऊपर एक लग जाती, लगाई जाती हैं, प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी होती, लुकिंग लाइक दैट, है ना। समझ रहे हो बात, फील ले रहे हो ना? तो हम कह सकते हैं प्लेट्स ऑन प्लेट्स। इस तरह से पूरी एक प्लेट की रो बन जाती। क्या बन गई? प्लेट की रो बन गई पूरी। और भाई हमने लिखा भी है प्लेट्स ऑन प्लेट, इस तरह की लुकिंग देती। और इस कंपोजिशन को आरबीसी की बोला जाता है राउलेक्स। राउलेक्स। क्या बोल रहे हैं? राउलेक्स। स्पेलिंग ठीक है, ROULEAUX, राउलेक्स। ठीक है, ये बोलते हैं स्पेलिंग राउलेक्स। प्लेट्स ऑन प्लेट कंपोजिशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड राउलेक्स, है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बात करता है कि जो नंबर है इनका, आरबीसी का नंबर है, सब में अलग अलग है भैया। मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। ठीक है, जब हम लोग बेबी स्टेज में थे बड़े खुरापाती थे, है ना, बहुत खुरापाते करी बेबी स्टेज में, खूब घड़ियाँ बनाई लोगों के। बनाई नहीं बनाई? अच्छा बनाई हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है।
खूब हमने भी बनाई। तो बचपन में अलग थी आरबीसी का नंबर, है ना। और जब हम कहीं पहाड़ों पर घूमने जाते हैं टूर पे, तो क्या है, इसका नंबर अलग हो जाता है। ज़रा देखो नंबर क्या है। मेल्स में ये प्रेजेंट होती है 55 लाख, कितनी, 55 लाख पर ml क्यूब। कितनी है, 55 लाख पर ml क्यूब। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, वहीं हम बात करें फीमेल की, तो ये प्रेजेंट होती है 45 लाख पर ml क्यूब। जब हम बेबी स्टेज में थे, जिसमें हमने खूब घड़ियाँ बनाई दूसरों के हाथ पे, जैसे ही कोई गोदी लेता तो खूब घड़ी बनाई, उस स्टेज में क्या है, ये 60 से 70 लाख पर ml क्यूब थी, है ना। और जब कभी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड से मतलब क्या, पहाड़ों पर जाते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है गैसेस की इन लिक्विड में, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में, आरबीसी में। खैर वो केमिस्ट्री की बात है, वहाँ भी बात करेंगे, हेनरी लॉ लग रहा है, कभी फुर्सत में बताएंगे उसे भी। तो क्या बात आ रही है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाती है। अब क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन कम मिलती, हम सफोकेशन फील करते हैं। तो उन कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी एडेप्टेशन शो करती है। क्या शो करती है, एडेप्टेशन शो करती है। और उन कंडीशंस में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो क्या होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 70 से 80 लाख पर ml क्यूब। ठीक है, कितना हो गया, 70 से 80 लाख पर ml क्यूब। सही है, जरा नोट करो फटाफट, जूम पॉज करके नोट करो। हाँ तो नोट कर लिया भाई, है, नोट कर लिया होगा, होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी की। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी पहले भी बताया क्या, कि कैसा है, बाई कॉनकेव। कैसा है, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव कैसा होता है, लेंस देखे हैं ना सबने, लेकिन आरबीसी कैसी होती है, यूँ। काम चला लेना भैया, आर्ट ऐसी है हमारी। बाई कॉनकेव इस तरह की ना, दोनों साइड में गड्ढे, ठीक है, ये गड्ढे हैं दोनों साइड में, इस तरह का बोला जाता है बाई कॉनकेव। दूसरी बात क्या है बेटा, नो सेल ऑर्गेनल। कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं। और यहां तक कि नो न्यूक्लियस भी नहीं है भाई, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड। भैया न्यूक्लियस भी नहीं है, जरा बात समझना, क्या नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, नो न्यूक्लियस। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन है हमारा 120 डेज, हमारे अंदर 120 डेज। किसी बुक में 127 डेज भी लिखा होता है, लेकिन चूंकि हमारी एनसीईआरटी क्या करी, 120 डेज है, 120 डेज, तो हम इसे ही प्रीफर करने वाले। एनसीईआरटी जो कहती है वही प्रीफर करना है, लिखा होने से कोई भी मतलब नहीं। कई राइटर लिखते हैं 127, लेकिन हम एनसीईआरटी प्रीफर करेंगे, यही यूनिवर्सल माना जाता है, ठीक। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस जरा देखो क्या है, कुछ एक्सेप्शंस क्या है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ये लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी डिफरेंट हो जाता है, और वही हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे 100 डेज का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, किसमें, हम बात करेंगे फ्रॉग में, और वहीं 80 डेज का ये रहता है रैबिट में। 80 डेज का, 100 डेज का रह रहा है फ्रॉग में, और 80 डेज का प्रेजेंट है किसमें, रैबिट में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके पास क्या रहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हैव
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे, HB, शॉर्ट में इसे लिखते हैं HB, क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं रेड पिगमेंट। इसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा रहता है, रेड कलर का रहता है, इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड रहता है। कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन के पास है क्या, हीमोग्लोबिन के पास क्या है, हैव आयरन, हैव आयरन, और किस स्टेट का है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट, फेरस आयन है, ठीक है, फेरस स्टेट का है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +2। दूसरी बात क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है बेटा, हीमोग्लोबिन वो 4 तरह का है, जनरली हमने 4 तरह का मीज़र कर रखा है। कौन कौन सा, HbA, HbA2, HbS और HbF, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हम लोगों में वो HbA है और HbA2 टाइप का है, ठीक है। इन पे ज़्यादा और फोकस नहीं करते हैं वरना बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। थर्ड वन पॉइंट क्या आता है कि जो 100 ml हमारा ब्लड है, 100 ml ब्लड हैव 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके पास। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एंड दैट कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट कैरी अभी नीट में आया था, 2022 वाले में ये क्वेश्चन आया था, दैट कैरी 20 ml ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अभी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, और इवन अभी 2022 के नीट के एग्जाम में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जो कितने ml ऑक्सीजन कैरी कर रही है, 20 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। अब इस हीमोग्लोबिन के पास क्या है, कुछ 2 स्ट्रक्चर्स हैं। किन से मिलकर बना हुआ है, 2 स्ट्रक्चर के मिलने से बना हुआ है। यानी कि हम बोलें कंपोजिशन में 2 चीजें हैं इसके पास, एक है प्रोटीन और दूसरी इसके पास होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोटीन होती है बेटा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। देखो फ्रेम में आ रहा होगा, शायद कवर हो रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ फ्रेम में कवर हो रहा है, हाँ लगभग हो रहा है फ्रेम में कवर, बहुत बढ़िया, हमने कर भी दिया सेट। कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन है और दूसरा क्या है इसमें, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोटीन का नाम ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो 2 तरह का रहता है भैया, मतलब 2 तरह का क्या, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन है और 2 होती हैं बीटा चेन। 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन। क्लियर हो गई बात, 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन है। दूसरा इसके पास क्या था, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम है हीम। क्या नाम है, हीम। सही, तो हीम नाम की इसमें प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन में, और ग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन है, जो टोटल 4 चेन के मिलने से बना है। इस 4 चेन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 होती हैं हमारी बीटा चेन। क्लियर हो गई बात। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जरा नीचे कवर हो रहा है देखो, ठीक, बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, क्या बात निकल के आती है। एक एंजाइम है इसके पास, हैव, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसके पास, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसके पास, जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, देखो भाई, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 रिएक्ट करके बनाता है HbCO2, कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन। इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन। इसी तरह से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है HbO2, जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बाइनो हीमोग्लोबिन। और ये क्या बन रहा है हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कुल मिला के आरबीसी का फंक्शन देखो यहीं से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन, एक फंक्शन देखो निकल के आ गया। और दूसरा फंक्शन क्या है, यहां से देखो रेड पिगमेंट है, तो क्या कर रहा है, रेड कलर, रेड पिगमेंट, और इसी की वजह से क्या कर रहा है, रेड कलर टू ब्लड, ब्लड को लाल कलर देने का काम कर रहा है, ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और ब्लड में भी हम बात करें तो किसकी, आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड हटा के हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आरबीसी की, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो जो आरबीसी का बेटा फॉर्मेशन है, ठीक है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब बात आ रही कहाँ हो रहा है, तो जब हम लोग बेबी स्टेज में थे, बेबी स्टेज में, तो ये होता था लिवर में और स्प्लीन में। कहाँ कहाँ हो रहा है, लिवर में और स्प्लीन में। जब हम लोग बेबी स्टेज में थे तो ये बनता है बेटा लिवर में और कहाँ, स्प्लीन में। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े क्या, फिर तो बड़े ही होते रहते हैं ना, खूब बड़े होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं ना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है बेटा कहाँ हो रहा है, फिर ये होता है हमारी बोन मैरो में। कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, बताया था लास्ट टर्न पे भी, बोन मैरो में, ठीक, कुछ देर पहले ही बात करी थी। अब बोन मैरो में भी कहाँ, बोन मैरो में भी कहाँ, तो ये होता है हीमोपोइटिक टिश्यू में। कहाँ हो रहा है भैया, हीमोपोइटिक टिश्यू में। कहाँ, हीमोपोइटिक टिश्यू में, ठीक, हीमोपोइटिक टिश्यू। ये क्या होती है बेटा, हीमोपोइटिक टिश्यू होती है स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। सर जी लोकेशन बता दो, समझ नहीं आ रही बात, समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप, फिर से समझो बात को। रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो कहाँ है, तो देखो जो हमारी हड्डियाँ होती, बोन्स होती, बना ली हमने बोन्स, एक बोन बना ली, ये रही बोन, ठीक, मान लो ये एक बोन है। तो जो किनारे वाले हिस्से होते हैं, किनारे वाले, ये पार्ट होता है बेटा रेड बोन मैरो का, रेड बोन मैरो। और जो बीच वाला पार्ट होता है, अच्छा ये होता कैसा, स्पंजी नेचर का होता है, स्पंजी। और जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला, ये होता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। बीच वाला जो पार्ट है वो है येलो बोन मैरो, और जो किनारे वाले बोन के पार्ट होते हैं ये होता है रेड बोन मैरो। कैसा होता है, स्पंजी नेचर का होता है, हल्का सॉफ्ट होता है ना। और इसी स्पंजी वाले में यानी कि रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं स्पेशल सेल्स, जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। कौन सी सेल्स, स्टेम सेल्स। और यही स्टेम सेल्स क्या करती हैं, हीमोपोइटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। रेड बोन मैरो में होती हैं स्टेम सेल्स, यही स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म होती हैं हीमोपोइटिक टिश्यू में। और हीमोपोइटिक टिश्यू
क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। कैसे कर रहा है जरा देखो। जो हीमोपेटिक टिश्यू है बेटा, हीमोपेटिक टिश्यू है, वो कन्वर्ट होता है स्पेलिंग भाई बहुत, व्हाट्सएप ने जिंदगी खराब कर दी कतई, हर चीज शॉर्ट में। एरिथ्रोब्लास्ट, और ये एरिथ्रोब्लास्ट ट्रांसफॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट में। तीनों में अंतर देखो क्या है। जो कतई इमैच्योर वाली सेल होती है, इमैच्योर वाली, वो होती है हमारी हीमोपेटिक टिश्यू की सेल, हीमोपेटिक सेल। ये ट्रांसफॉर्म होती है किसमें, थोड़ा सा बड़ी हो जाती, एरिथ्रोब्लास्ट में। किसमें, एरिथ्रोब्लास्ट में। दोनों में अपने अपने न्यूक्लियस हैं, दोनों में अपने अपने न्यूक्लियस हैं। और जैसे ही इससे क्या होता है, न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, इसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, तो विदाउट न्यूक्लियस जो सेल तैयार होती है वो क्या होती है, हमारी एरिथ्रोसाइट होती है। विदाउट न्यूक्लियस जो सेल तैयार होती है वो होती है हमारी एरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब जो ब्लड का फॉर्मेशन है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी आरबीसी बननी, ब्लड में कितनी आरबीसी बनानी है, नंबर ज़्यादा रखना है, कम रखना है, तो ये कुछ फैक्टर्स पर चीज़ें डिपेंड करती है ना। हम अपने अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। भैया खाना खाना है तो हमें अपना पेट देखना पड़ता है कि कितनी पेट में जगह है, जगह कम होगी तो हम कम खाते हैं, जगह पेट में ज़्यादा होती तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है। अगर जगह कम होती है तो हम कम खाते हैं, और पेट में अगर जगह ज़्यादा है तो हम ज़्यादा खाते हैं। बस वही काम यहाँ पर है कि जो आरबीसी का बेटा फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे यानी कि एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ आपसे बात करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस डिपेंड्स ऑन हीमोलिसिस। हीमोलिसिस क्या है बेटा, यही वो फैक्टर है जिस पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड डिपेंड करता है, यही वो फैक्टर है जिस पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बार बार कह रहा हूँ सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डिपेंड करता है। ठीक है। क्या है, हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है बोल सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है उसे बोला जाता है हीमोलिसिस। तो जितना ज़्यादा हीमोलिसिस होगा, जितना ज़्यादा आरबीसी टूटेगी, तो हमारी बॉडी चाहती है मेंटेन रहे आरबीसी का नंबर बॉडी में, आरबीसी का नंबर बॉडी में मेंटेन रहे। तो जितना ज़्यादा हीमोलिसिस होगी उस नंबर को मेंटेन रखने के लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या आता है कि जो एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर इन, कहाँ स्टोर होती, स्प्लीन में। कहाँ स्टोर होती, स्प्लीन में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। स्प्लीन को क्या बोल रहे हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब कभी हमारे बॉडी को ब्लड की नीड होती है तो वो स्प्लीन के अंदर जो स्टोर होता है वो ब्लड हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाता है, और जो ब्लड की लैकिंग है, कमी है, उसे थोड़ी देर के लिए पूरा कर देती है स्प्लीन। प्लस क्या है, स्प्लीन जो है यहीं पर जो आरबीसी अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी होती है वो भी यहीं पर आकर डिस्ट्रॉय होती। तो इसे एक और नाम दिया जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि जो डिस्ट्रॉय होने वाली ब्लड वेसल्स हैं, जो डिस्ट्रॉय होने आती हैं यहाँ पर ब्लड वेसल, वो अगर इमरजेंसी पड़ जाए उस टाइम पर तो यही ब्लड बैंक का काम भी हमारी बॉडी में करती। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। अब एरिथ्रोपोइसिस को इफेक्ट करने वाली जो चीज़ें, उसमें कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं,
जिन्हें हम बोलते हैं नीडिंग फैक्टर, जो एरिथ्रोपोइसिस को बहुत ज़रूरी होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ है हार्मोन। जब तक हमारी बॉडी में आरबीसी बनाने के लिए हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, तब तक आरबीसी का फॉर्मेशन भी होने वाला नहीं। जब तक हमारी बॉडी को कोई सिग्नल नहीं देगा, तब तक हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। और ये सिग्नल में भी नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हो सकते हैं और बाय द एंडोक्राइन सिस्टम भी रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिग्नल की, वो हमारा रिलीज होगा कहाँ से? एंडोक्राइन सिस्टम में, सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है जरा देखो, हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, जो बेटा सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? देखो सीक्रेट हो रहा है फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी। यानी कि देखो ब्लड फॉर्मेशन में किडनी भी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए जिनकी एक किडनी खराब हो जाती है उनमें हल्का सा ब्लड की लैकिंग भी होना शुरू हो जाती, एनीमिया की शिकायत रहने लगती। ठीक है, तो जो एरिथ्रोपोइटिन है कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? किडनी से सीक्रेट हो रहा है ना। दूसरा इसके लिए क्या चाहिए भाई? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, है ना। तो जब तक आयरन नहीं मिलेगा तब तक आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरी की चीज़ क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी बहुत ज़रूरी है आरबीसी बनाने के लिए। चौथी चीज़ है विटामिन बी12। क्या चाहिए? विटामिन बी12, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 चाहिए, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालमाइन, कोबालमाइन, विटामिन बी12 का दूसरा नाम। अच्छा, मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्लड को या आरबीसी को इंक्रीज़ करने वाली मेडिसिन आती, डेक्सोरेंज है, बिटकोफॉल है, ठीक है, एक्सकॉर एक्सटी है। ये सब मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें आयरन, ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12, विटामिन बी6 बहुत भरपूर होता है, बहुत भर के होता है। इसीलिए ये क्या करती हैं मेडिसिन? आरबीसी का फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर देती है, हीमोग्लोबिन बनाना इंक्रीज़ कर देती हैं। और अगर हमारे अंदर क्या हो? आरबीसी की लैकिंग हो जाए, आरबीसी क्या हो जाए? लैक हो जाए। बात समझ रहे हो? आरबीसी का नंबर बहुत कम हो जाए हमारी बॉडी में, तब इसे हम एक नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? परनीसियस एनीमिया। क्या नाम दे रहे हैं? परनीसियस एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती है, तब इसे हम नाम देते हैं परनीसियस एनीमिया। फटाफट जरा नोट करो इसे। हाँ, हो गया नोट? अरे भैया कर लिया ना? ठीक है, इरेज करें? हाँ, इरेज करते हैं, ठीक है। जो होशियार लोग हैं पॉज करके नोट कर लिया होगा उनने। हम लोग बहुत होशियार लोग हैं, है ना। अरे भैया मेरा बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, गर्मी बहुत हो रही, चिंक चिक्का। चलो भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी की, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी, अभी बताया। ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी को हम बोलते हैं हीमोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलिसिस। कहाँ हो रही है हीमोलिसिस? तो अभी उसको भी हमने एक्सप्लेन करा था, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलिसिस, और ये होता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन में हीमोलिसिस हो रहा है, समझ गए बात। और टूटने के बाद आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, टूटने के बाद आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन, ठीक, वो दो चीज़ों में टूट रहा है।
भैया हीमोग्लोबिन के पास क्या है, दो चीज़ें, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो वो वही चीज़ यहाँ पर है, जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों में टूट रहा है, एक है हीमेटिन, हीमेटिन, और दूसरा है ग्लोबिन। एक है हीमेटिन और दूसरा है ग्लोबिन। जो हीमेटिन है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है हमारा बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन, और दूसरा कंपोनेंट है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन, हीमेटिन कन्वर्ट हो गया बिलीरुबिन में और बिलीवर्डिन में। कहाँ कन्वर्ट होता है ये सब कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, इन लिवर, इन लिवर। पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका नाम आता है जब हम लोग सीक्रेशन फ्रॉम बाइल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बाइल जूस में दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक, वही वाले हैं। और करते क्या है, जरा इनका काम समझ लो। गिव येलो कलर, येलो टू वेस्ट, जो हमारा बॉडी का सॉलिड वेस्ट है, खाना बचा हुआ है ना, सुबह निकलता है हमेशा कैसा, येलो। कुछ भी खाओ, पालक पनीर खाओ, कतई हरा खा लो, कतई लाल खा लो, लेकिन निकलेगा कैसा, है ना, येलो। जिस दिन हम ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं, फास्ट में मिल्क वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, निकलता कैसा है, येलो। तो किसकी वजह से, पूछते हैं कुछ लोग, क्यों है येलो, तो रीज़न बिहाइंड समझ में आ गया ना कि येलो क्यों है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से जो वेस्ट का कलर है कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अच्छा, जो ग्लोबुलिन है तो वो हमारी प्रोटीन होती है, वो आगे चल के टूटकर अमीनो एसिड्स बनाती है, और वो अमीनो एसिड बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम आ जाते हैं, जहाँ पर जिसकी नीड जो होती है वहाँ पर वो काम आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और ज़रा टर्म समझो, यहाँ पर बात करते हैं कि जो अगर आरबीसी है, अगर आरबीसी को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, ये आरबीसी क्या है, आरबीसी, और इसे हम किस सोल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ रखा है ना, सोल्यूशन तो पढ़ रखा है ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा है। सॉल्वेंट बहुत है, पानी बहुत है, एक हमने एग्जांपल दे दिया, पानी बहुत है, और सॉल्यूट यानी कि चीनी या नमक बहुत कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, जैसे ही हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी इसकी वजह से क्या हो जाती है, आरबीसी गेट्स बर्स्ट, आरबीसी फट जाती। बात आ रही सर जी क्यों, तो हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ रखा है, ऑस्मोसिस पढ़ रखा है ना, जो कहाँ से होता है, लिख लेते हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और कौन सा ऑस्मोसिस, कौन सा ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट आरबीसी के अंदर एंटर करता है, वाटर आरबीसी के अंदर एंटर करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत हो जाती है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और आरबीसी डीनेचर्ड हो जाती है। ठीक है, एक और टर्म समझ लो, शैडो ऑफ गोस्ट का, शैडो ऑफ गोस्ट का, ये क्या है, बड़ी यूनिक चीज़ है, शैडो ऑफ गोस्ट बहुत यूनिक चीज़ है। मान लो अगर डिफ्यूज़न हुआ, आफ्टर डिफ्यूज़न जो शेप ऑफ आरबीसी है, शेप ऑफ आरबीसी वो रिटेन्ड रहे, रिटेन्ड रहे, लेकिन क्या हो जाए, बट हीमोलिसिस टेक्स प्लेस, हीमोलिसिस अकर्स बोल लो, हीमोलिसिस हो जाए। ठीक है,
क्या हो जाए, हीमोलिसिस हो जाए। डिफ्यूजन के बाद आरबीसी का शेप रिटेन रहे, आरबीसी वैसे ही रहे, बाइकॉनकेव, ओवल शेप वगैरह वाली, और हीमोलिसिस हो जाए, आरबीसी डीनेचर्ड भी हो जाए, टूट जाए, तब इस टर्म को हम बोलते हैं शैडो ऑफ गोस्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शैडो ऑफ गोस्ट। दो एक्स्ट्रा टर्म आरबीसी से रिलेटेड और समझ लो, क्या है कि एनेलिड्स और मोलस्क, इनमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, क्या बात निकल के आई, जो हीमोग्लोबिन है कैसा है बेटा, डिसॉल्व स्टेट में घुला हुआ है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। किस में होता है, कौन से फाइलम में, एनेलिड्स में और मोलस्क में। ये दो फाइलम है जिनमें हीमोग्लोबिन डिसॉल्व स्टेट में है, वो भी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और एक कॉन्सेप्ट देख लो, जो हमारी आइस फिश है, आइस फिश, ठीक है, और दूसरी ईल एंड ईल, इनमें क्या होता है, नो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। ठीक है, आइस फिश में और ईल में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। ठीक है, फटाफट जरा नोट करो, कर लिया नोट भाई, इरेज कर दें, ठीक है। जुबी 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 नाचे क्यों पागल स्टूपिड मांग्स, है ना, बड़ा मज़ेदार, बहुत बड़े मज़ेदार सॉन्ग है भाई, बड़ा मज़ा आता है गाते हुए भी। ठीक, चलो आरबीसी हम लोगों ने फिनिश कर ली, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं डब्ल्यूबीसी पे। तो हेडिंग लगा लो भैया, क्या चीज़, अरे नहीं हुई, क्या चीज़, डब्ल्यूबीसी, 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 वो वाली बीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, सही है। अच्छा, आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ लिया, नंबर लग गया डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है, डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, LEU, थोड़ा सा समझ जाना, ल्यूकोपोइसिस। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहला रहा है, ल्यूकोपोइसिस। और दूसरी चीज क्या है, लेस एज कंपेयर्ड टू आरबीसी, यानी कि ये आरबीसी से थोड़े से कम होते हैं। शेप कैसा है, अमीबॉइड, शेप कैसा है, अमीबॉइड, यानी कि इरेगुलर शेप की, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। अच्छा, बाकी हमने बता दिया, ल्यूकोपोइसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब जो डब्ल्यूबीसी है वो दो टाइप की है, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स हैं, ज़रा देखो कौन कौन से हैं। एक होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट्स, और दूसरी होती हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। एक है ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी है ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब बात आ रही, सर ऐसा नाम क्यों रखा है, रीज़न बिहाइंड, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ तो है ना दया, कुछ तो है। तो रीज़न बिहाइंड देखो क्या है भाई, ग्रेन्यूलोसाइट इसलिए नाम रखा है बिकॉज दे हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स हैं भैया। ठीक, और दूसरी खास बात क्या है, दूसरी बात क्या है, देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज इन डिफरेंट शेप, न्यूक्लियस कैसा है,
इज इन डिफरेंट शेप, दूसरे दूसरे शेपों में रहता है। अब चूंकि डिफरेंट शेप हो जाता है तो इसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या कॉर्पस्कल्स, PMNC, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। क्लियर हो गई बात, शॉर्ट में यही बोलते हैं। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। कौन कौन सी ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं? एक होती है, सॉरी दो नहीं, तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं, सॉरी टू से। एक होती है एसिडोफिल, एक होती है बेसोफिल, और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल। कौन कौन सी है? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तीनों समझ में आ गई ना? अब हम करते क्या है, एक एक को पकड़ते हैं। एसिडोफिल की खास बात क्या है कि ये बाइलोब्ड है बेटा। कैसा है? बाइलोब्ड है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? इसके न्यूक्लियस में दो लोब होते हैं। जरा देखो कैसे दो लोब हैं, एक ये लोब एक ये लोब, न्यूक्लियस जो है बाइलोब्ड हो गया। ऐसा लग रहा है न्यूक्लियस दो लोब है, न्यूक्लियस में दो पार्ट्स हो गए, दो ग्लोब्यूल्स टाइप के हो गए, दो लोब हो गए ना। क्लियर हो गई ना बात, समझ आ रहा है शेप? दो ग्लोब्यूल्स हैं इसके न्यूक्लियस में। और खास बात क्या है, टेक एसिडोफिल क्यों बोल रहे हैं? टेक एसिडिक स्टेन, टेक एसिडिक स्टेन बाई ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल हैं इसके वो क्या कर रहे हैं? एसिडिक स्टेन ले रहे हैं। और एसिडिक स्टेन कौन सा है भाई? है पता है? कोई बता सकता है एसिडिक स्टेन कौन सा है? जरा बताओ एसिडिक स्टेन कौन सा है ना? कौन सा है बताओ? अरे कमेंट करना, ठीक, वरना हम लिख देते हैं इओसिन। एसिडिक स्टेन कौन सा है? इओसिन। ये एसिडिक स्टेन लेते हैं इसीलिए इनका नाम क्या है? एसिडोफिल। ठीक है, जरा नोट करो फिर हम, अरे अभी तो जगह पड़ी हुई है भाई, बहुत कुछ है, नोट अभी रुक के करना। जरा देखो क्या है खास बात क्या है, 2 से 4% ऑफ WBC, 2 से 4% क्या होती है? पूरी WBC की सेल्स होती हैं। और ख़ास बात क्या है? और ख़ास बात क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, गिव इम्यूनिटी, गिव इम्यूनिटी, कॉमा एलर्जी एंड प्रोवाइड द हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देती है हमारी बॉडी को। कौन सेल्स? यही ग्रेन्यूलोसाइट्स। वो भी कौन सी? एसिडोफिल। एक तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही, डिजीज़ से इन्फेक्शन में प्रिवेंशन कर रही, डिजीज़ लगने से रोक रही, प्लस एलर्जी से हमें प्रिवेंट करती। एलर्जी बताएंगे कभी डिटेल में क्या होता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसे बोलते हैं एलर्जी, डिटेल कभी करेंगे। और हाइपर सेंसिटिविटी भी लगभग इसी तरह की चीज़ है, हाइपर रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज़रा देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर इसका नंबर बढ़ जाता है, अगर इसका नंबर बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? एट इन्फेक्शन। इसका नंबर कब बढ़ता है? एट इन्फेक्शन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इओसिनोफिलिया। नंबर कब बढ़ता है भैया? इन्फेक्शन के टाइम, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगल स्पोर्स या कुछ और तरह के प्रियॉन्स, वायरॉइड्स वगैरह इंटर करते हैं, तब क्या होता है, इनका नंबर हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं हमें इम्यूनिटी। तो उस एंटीजन को किल करने के लिए ये अपना नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, ये नंबर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तब इस टर्म को हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इओसिनोफिलिया। अब जरा इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा ना? इरेज करें? ठीक, बहुत बढ़िया। मूवीज़ देखते हैं सब लोग? हैं? हॉलीवुड की देखा करो, बड़ा मज़ा आता है। वो वाली नहीं, मार्वल की, ठीक है, नया फेज आने वाला है ना।
चलो, जो मार्वल के फैंस हैं कमेंट बॉक्स में बताएं उन्हें आज तक की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी मार्वल की। ठीक, चल हम लोग मूव ऑन करते हैं एसिडोफिल के बाद बेसोफिल पे। बेसोफिल पे तो बेसोफिल की खास बात क्या है, ये 0.5 से 2% ऑफ WBC होते हैं। 0.5 से 2% होते हैं किसका, WBC का। प्लस इनकी खास बात क्या होती है कि टेक बेसिक स्टेन, भैया जो इनके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसा स्टेन लेते हैं, बेसिक स्टेन लेते हैं, तभी तो इनका नाम बेसोफिल रखा हुआ है। टेक बेसिक स्टेन बाय ग्रेन्यूल्स, बाय ग्रेन्यूल्स। और वो बेसिक स्टेन है कौन सा, मिथिलीन, मिथिलीन ब्लू। लैब में मिलेगा, जब स्लाइड वगैरह बनाते हैं तो बहुत इसका यूज़ करते हैं। आरबीसी की जब स्लाइड बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी की स्लाइड बनाते हैं तो इस स्टेन का बहुत यूज़ करते हैं। ईओसिन यूज़ करते हैं, मिथिलीन ब्लू यूज़ करते हैं, जिससे प्रॉपर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी स्लाइड में फोकस होती रहे, दिखती रहे। तीसरी खास बात क्या है कि ये 8 से 12 आवर तक 8 to 12 और लिविंग इन कंडीशन होते हैं, यानी कि इनका लाइफ स्पेन जो है वो 8 से 12। ठीक, कितना है, 8 से 12। अब इनके खास बात, बहुत खास बात क्या है कि इनके पास कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं। हैव स्पेशल केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल हैं, तो 3 मेन केमिकल हैं इसके पास। देखो कौन कौन से, एक है हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, और तीसरा क्या है बेटा, सेरेटोनिन, सेरेटोनिन। 3 केमिकल हैं, हिस्टामाइन, सेरेटोनिन और हिपेरिन। फिर बात आती सर जी लगे हाथ काम बता दो ना इसका। ठीक है, जरा सुन लो भाई क्या काम। हिपेरिन हमने पहले भी बता रखा है क्या है, एक तरह का एंटी कोएगुलेंट है। जब ब्लड बॉडी से, बॉडी के कट से निकलना शुरू होता है, कभी कट लग जाता है ना सब्जी बनाते टाइम या कोई स्लाइड बनाते टाइम कट लग जाता है ना, तो उस समय क्या करता है ये हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है और ब्लड को बाउंड से निकलने में प्रिवेंट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रुक जाए बॉडी में, बाहर ना निकले। ठीक है, और हिस्टामाइन क्या होता है, हिस्टामाइन होता है बेटा बेसोडाइलेटर, डायलेटर। ठीक है, ब्लड वेसल्स को फैला देता है। और सेरोटोनिन जो होता है वो होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर। अब दोनों का काम समझो जरा। जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, तब क्या होता है ये सेरोटोनिन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड वेसल को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सुकोड़ देता है, उसकी ल्यूमेन को कम कर देता है। और जब ब्लड वेसल की ल्यूमेन कम हो जाती है ना, तो क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दें, हम लोग कभी कभी फेस्टिवल पे घर की सफाई करते हैं तो पाइप लगा लेते हैं टंकी से, और पाइप इत्तेफाक से कभी छोटा पड़ जाए तो हम क्या करते हैं पाइप के माउथ पर फिंगर रख लेते हैं, पाइप के माउथ पर क्या रख लेते हैं, फिंगर, जिसकी वजह से क्या होता है जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि माउथ का सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर का प्रेशर बढ़ गया और वाटर जो है डिस्टेंस तक जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाना वाटर का, बस वही काम यहाँ पर होता है। जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं वो ब्लड वेसल का डायामीटर कम कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो वेसो डायलेटर होते हैं, वेसो डायलेटर, वो क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जब बहुत गुस्सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं, वेसो डायलेटर सीक्रेट होते हैं। और वेसो डायलेटर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीनों के काम हमने बता दिए। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं तीसरे पर। जो तीसरी ग्रेन्युलोसाइट है, कौन सी,
न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, इसकी खास बात क्या है? 60 से 70% इन नंबर रहती है। कैसी है? 60 से 70% इन नंबर है पूरे ब्लड की, पूरे WBC की 60 से 70% इन नंबर है, यानी बहुत सीक्रेट हो रही है। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात इनकी क्या है? इनका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फो वाला है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के कई सारे शेप्स हो सकते हैं। तीसरी खास बात, इसे न्यूट्रोफिल क्यों बोल रहे हैं? तो टेक एसिडिक एंड बेसिक बोथ स्टेन बाई इट्स ग्रेन्यूल। जो इसके ग्रेन्यूल हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के क्या कर लेते हैं? स्टेन को गेन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरह के, ईओसिन भी ले लेते हैं और मेथिलीन ब्लू भी गेन कर लेते हैं। और इनका भी लाइफ स्पैन भैया कितना है? 10 से 12 और है, और ठीक है वही आवर 10 से 12 घंटे हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए? ग्रेन्यूलोसाइट्स फिनिश हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट की। तो जरा फटाफट इसे नोट करो। कर लिया नोट? ठीक, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं भैया जी, इरेज करते हैं। होप सो आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, पॉज करके पढ़ते रहें, मस्त रहें, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ें, फ्रैंक होकर पढ़ें। ठीक है, फ्रैंक होकर पढ़ने का भी अपना अलग मज़ा है। फ्रैंक होकर पढ़ते रहेंगे, जल्दी याद होगा और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट की। ए ग्रेन्यूलोसाइट, तो ए ग्रेन्यूलोसाइट इन्हें क्यों बोल रहे हैं? ए ग्रेन्यूलोसाइट क्यों बोल रहे हैं भैया? क्यों बोल रहे हैं? नो ग्रेन्यूल्स, या हम बोल रहे हैं डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। इनके पास ग्रेन्यूल ही नहीं है, इनके पास ग्रेन्यूल ही नहीं है ना, एक भी ग्रेन्यूल नहीं है इनके पास। और इन्हीं की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्यूलोसाइट नाम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही है ना, बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक्सेप्शन बहुत भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे बात आती, और यही सब पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और कुछ नया थोड़ी ना आता है। हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स, इनके पास कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल हैं जिन्हें बोल रहे हैं एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ये स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही एक्सेप्शंस होते हैं और यही एग्जाम में आते हैं। तीसरी खास बात क्या है? नो लोब्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई भी लोब नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट्स की खास बात। अब ये होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? एक होते हैं हमारे मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी होती है हमारी लिम्फोसाइट, दूसरी है हमारी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की खास बात क्या है? जरा देखो भाई, लगे यहाँ देख लो, लार्जेस्ट WBC है, लार्जेस्ट WBC है। दूसरी का खास बात क्या है? इसका लार्जेस्ट न्यूक्लियस है। जब भैया लार्जेस्ट WBC है तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा? लार्जेस्ट न्यूक्लियस हो गया। और किस शेप का है? बीन शेप है, राजमा के आकार का है। कैसा है? राजमा के आकार का है, बीन शेप्ड है ना। फिर उसके बाद क्या खास बात आती है? लगभग 5 से 8% ऑफ WBC होती है। नेचर होता है इसका फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है भाई? फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जैसे ही कोई बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ, कोई भी तरह का एंटीजन आया, तो ये मोनोसाइट्स क्या करती हैं? उसे इनगल्फ कर लेती, खा लेती। अब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, है ना। कहावत सुनी? सुनी है तो भाई कमेंट में लिखना।
फैगोसाइटोसिस का मतलब बैक्टीरिया वायरस जैसे ही आया, कोई भी एंटीजन आया तो ये मोनोसाइट क्या करती हैं, उसे इनगल्फ कर लेती, खा लेती, जिससे बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अब लगे हाथ इनके शेप की बात कर लेते हैं। शेप अगर रेस्टिंग है, रेस्टिंग फेज है, ये काम नहीं करती, तो जनरली ये रहती हैं राउंड। कैसी रहती? राउंड। और अगर एक्टिव है, ये कोई काम कर रही, तब इनका कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी शेप नहीं होता। कैसी हो जाती हैं? अमीबॉइड शेप की हो जाती है। अगर रेस्टिंग फेज पर है तो राउंड, और अगर एक्टिव हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं, तो कैसा हो जाती हैं? अमीबॉइड हो जाती हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? कभी कभार कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यू फ्लूइड। जब भी ज़रूरत पड़ती है तब यही मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैक्रोफेजेस में। और मैक्रोफेज पता है, यही WBC, और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। मीन्स क्या है? वो बोलने जाने लगती है मैक्रोफेजेस। कहाँ पर होती है कन्वर्ट? टिश्यू फ्लूइड में, यानी सेल और सेल के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसमें ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है और बड़े बड़े बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ करने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड वन बात आती है हमारी यहीं पे लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट की खास बात क्या है कि ये स्मॉलेस्ट WBC है, स्मॉलेस्ट WBC है भाई, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। लेकिन खास बात क्या है? न्यूक्लियस जो है इसका वो लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ मोनोसाइट। क्या बात है यार, ये तो सर यार अजीब बात हो गई बिल्कुल एकदम। तो जरा देखो अजीब कैसे। मान लो ये WBC है, साइज बहुत छोटा है, WBC है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसका न्यूक्लियस देखो कैसा है, बहुत बड़ा। पूरी सेल में इसका न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, पूरी सेल में। अब बच्चा क्या? न्यूक्लियस के बाहर जरा सा साइटोप्लाज्म, बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया और जरा सा साइटोप्लाज्म बचा। तो ये जो जरा सा साइटोप्लाज्म बचा, इस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं स्कैंटी साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं? स्कैंटी साइटोप्लाज्म। बेटा ये भी दो तरह की रहती हैं, लिम्फोसाइट दो तरह की रहती हैं। एक होती हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट। बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक। बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होती है, उन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और जो बोन मैरो से निकलकर थाइमस में मैच्योर होती है, थाइमस कहाँ है? हमारे चेस्ट बोन के जस्ट नीचे पे है थाइमस। अगर उसमें मैच्योर हो रही तो उसे बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। तो और इनकी खास बात क्या याद आ गई मुझे? देखो, जो इनकी इमैच्योर सेल है, इमैच्योर यहाँ पे लिखते हैं, इमैच्योर, जिनसे ये बनती उसे बोला जाता है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है। जो इमैच्योर सेल्स होती हैं इनकी, इन्हें बोला जाता है लिम्फोब्लास्ट। और इसी तरह से जो मोनोसाइट की इमैच्योर सेल्स होती, उन्हें बोला जाता है मोनोब्लास्ट। ये इमैच्योर होती हैं। इन्हीं इमैच्योर सेल से मॉडिफिकेशन होकर क्या बनती हैं? मोनोसाइट, जो मैच्योर्ड होती है। ठीक। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इनका काम क्या है? तो बी लिम्फोसाइट आगे चल के बनाती है एंटीबॉडी। क्या बना रही है? एंटीबॉडी, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि IG। और ये 5 तरह की होती हैं, IgM, IgG, IgA, IgD और IgE।
ये 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी होती है। सबका शेप और साइज अलग अलग है, साइज सबका अलग अलग है। और करती क्या है, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करती। वहीं टी लिम्फोसाइट क्या है, ये कुछ स्पेशल तरह के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। क्या कर रही, सीक्रेट केमिकल। और ये केमिकल करते क्या है, ये केमिकल करते क्या है, ये केमिकल नियर द सेल चले जाते हैं, नियर द सेल या टिश्यू, और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन, उनसे सीक्रेट होने वाले केमिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर एंटीजन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीजन समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया या वायरस, या तो एंटीजन के केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, एंटीजन को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट करो जरा। हो गया नोट, पॉज करके कर लिया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मस्ती से होले होले टॉपिक की एंड की तरफ चल रहे हैं। बहुत मस्त टॉपिक था ब्लड, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशंस में। हमारा पूरा वाइट बोर्ड काला नीला हो गया पूछते पूछते, पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब हम लोग देखो सब कुछ लगभग सेल्स कंप्लीट कर चुके हैं डब्ल्यूबीसी की। अब जरा लगे हाथ फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, बस हो गया। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या का काम कर रहे हैं, देखो सबसे पहला काम कर रहा है स्कैवेंजर का, एज स्कैवेंजर। ठीक है, साफ सफाई का काम कर रहा है। और किसकी साफ सफाई, भाई हमारी बॉडी में गंदगी क्या है, ठीक है, गंदगी क्या है, तो और इनको कौन सी गंदगी साफ करनी, कौन सा स्कैवेंजिंग करनी, तो ये बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एज अ एंटीजन आते हैं, उनकी साफ सफाई का काम करते हैं। और कौन सी सेल्स करती, देखो बहुत पूछा जाता है। एक तो एसिडोफिल करती है स्कैवेंजर का काम, दूसरा ये करती है बेसोफिल, बेसोफिल ये स्कैवेंजर का काम करती है, और तीसरा करती है मोनोसाइट। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन है तो वो होती है हमारी मोनोसाइट। ये सबसे अच्छा स्कैवेंजर का काम करती है। बहुत मस्त माहौल में पूरी ब्लड वेसल में घूमती हैं ये, चली जाती हूँ किसी की धुन में, और जहाँ बैक्टीरिया वायरस मिला तुरंत इनगल्फ कर लिया, छोड़ना ही नहीं है, कतई छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। और दूसरा ये काम करती हैं एट इंजर्ड प्लेसेस, इंजर्ड प्लेसेस, और वहाँ पर क्या काम करेंगी, प्रोटेक्शन देंगी, प्रोटेक्शन। ठीक है, इंजर्ड प्लेसेस पर क्या काम कर रही, प्रोटेक्शन दे रही। किससे प्रोटेक्शन दे रही, तो भैया जब इंजरी लगती है ना, इंजरी, कट लग गया, घाव हो गए, या बॉडी में कोई और डैमेज हो गया, बॉडी की स्किन हट गई, देन क्या होता है, एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक, वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया चाहते हैं कि हम कैसे भी बॉडी में एंटर करें, वायरस चाहते हैं कैसे भी बॉडी में एंटर करें। देन क्या हुआ, अब हमारी बॉडी में इसके लिए भी देखो प्रोटेक्शन ऊपर वाले ने दे रखा है। क्या दे रखा है, इंजर्ड प्लेसेस पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, एंटी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एंटी टॉक्सिन। मान लो कोई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ने केमिकल सीक्रेट कर दिया, कोई टॉक्सिन सीक्रेट कर दिया, तो ये एंटी टॉक्सिन क्या करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कराते हैं। और तीसरा क्या है, रिपेयर सेल एट डैमेज साइट, डैमेज साइट, जो हमारी सेल्स हैं डैमेज साइट पर, डैमेज साइट पर जो सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करने का भी काम इन्हीं का है। और तीसरा क्या है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देते हैं हमें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ रहे हो, जो आफ्टर बर्थ गेन करी जाती, एक तो इन्नेट होती जो हम बर्थ से ही माँ के पास से लेकर पैदा होते हैं, और दूसरी होती एक्वायर्ड जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, जुकाम हो जाता है हम लोगों को, और हम फील करते हैं यार जुकाम हो रहा है, लेकिन 2 या 3 घंटे बाद पता लगता है यार जुकाम तो हुआ ही नहीं,
तो वो सब किसका कमाल है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है। हमारी बॉडी में उसके लिए क्या जनरेट हो गई? इम्यूनिटी जनरेट हो गई, जिससे हम वो कोल्ड आगे फील नहीं करते। ठीक है, तो ये बात रही हमारी किसकी? ये बात रही हमारी किसकी भैया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। और फंक्शंस ऑफ WBC भी हमने पढ़ लिए। अब हमारी बची है तीसरी सेल, फटाफट उसे भी देख लेते हैं। क्या नाम है उसका? प्लेटलेट्स। दूसरा नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट तीसरी सेल है। कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट। याद करने का तरीका भी हम बता चुके हैं। जिनमें लिम्फोसाइट हो तो WBC का नाम ल्यूकोसाइट, बहुत कंफ्यूजन होता है, और बची हुई थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की खास बात क्या है? डेवलप फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट बड़ी सी सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, उससे ये डेवलप होती हैं। और ये मेगा कैरियोसाइट जो बनती हैं वो बनती हैं किससे? मेगा कैरियोब्लास्ट से। मेगा कैरियोब्लास्ट से। तभी क्या होता है? ये मेगा कैरियोसाइट्स और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती, ब्रेक हो जाती, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ये बनाती है प्लेटलेट्स। यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं भैया, वो क्या हैं? फ्रेगमेंट हैं। किसके? फ्रेगमेंट ऑफ किसके? मेगा कैरियोसाइट के। मेगा कैरियोसाइट सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब चूंकि सेल टूट चुकी है तो इनकी खास बात क्या है प्लेटलेट्स की? नो न्यूक्लियस, कि इनमें न्यूक्लियस नाम की कोई भी चीज नहीं होती। काम क्या है? काम क्या है? जरा काम समझो। काम है इनको ब्लड का क्लॉटिंग कराना। ठीक है, और भी फैक्टर कराते हैं, लेकिन इनका मेन काम है ब्लड को क्लॉट कराना। एक स्पेशल टर्म और समझते जाओ, स्पेशल टर्म और समझते जाओ। क्या है? स्पिंडल सेल्स। स्पिंडल सेल्स बहुत कम देखने को मिलता है कहीं पे, ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं उनमें। ये भी स्पेशल टाइप की प्लेटलेट सेल्स ही बोलते हैं, जो एब्सेंट होती हैं मैमल्स में, जो एब्सेंट होती है मैमल्स में। ठीक है, किस में एब्सेंट है? मैमल्स में एब्सेंट है। ठीक है, बस चेक करना था फ्रेम में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इधर कट रहा है। दूसरी खास बात क्या है? ओनली इन वर्टिब्रेट। किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती, मैमल्स में नहीं हो। वर्टिब्रेट में तो है, मैमल्स में नहीं है। उसके बाद खास बात क्या है? हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है इनमें, और वो भी कैसा है? ओवल शेप का है। और लास्ट खास बात क्या है? वर्क एज प्लेटलेट्स, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसकी तरह काम करती है? प्लेटलेट्स की तरह काम करती है। तो हमने पूरा टॉपिक कवर अप कर रखा है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।